सभी को नमस्कार। तो आज हम शुरू करेंगे अपने मानव इतिहास के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि मानव सभ्यता का प्राचीन काल से विकास होकर के किस प्रकार हम साम्राज्य की ओर आगे बढ़ते गए। इस क्लास में हम अन्य चीज़ों को ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो बनाया गया क्लास है हमारा, ठीक है, वो क्लास अगर हम जीएस का क्लास करते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटों का होता है। और इसके अगर हम कोर्स की बात करें तो किसी एक सब्जेक्ट में हमें कम से कम 6 महीने का समय लगता है। यहाँ पर ही एक हम सारांश के तौर पर समझेंगे कि पूरे इतिहास के कालक्रम में क्या क्या घटनाएं हुई और इसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। जीएस को समझने के लिए हमें भारत के साथ विश्व के बारे में भी जानना पड़ेगा। आखिर कैसे किस प्रकार से घटना घटी जिसका प्रभाव भारत में हुआ। जिस तरह हम एग्जाम में करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं उसमें हम सभी चीज़ों को लेकर के चलते हैं, उसी प्रकार हम इतिहास में देखेंगे कि विश्व की कौन सी ऐसी घटना रही जो भारत में उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है और किस प्रकार बाहरी व्यक्ति यहाँ आते गए और अपना यहाँ शासन स्थापित करते गए। इस क्लास में हम विश्व और भारत को रिलेट करके इसे समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री के अपने प्राचीन काल से, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि पूर्व ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में। सबसे पहले पूर्व ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि वह पत्थर का काल कहलाता है। इसके नाम से ही हम देखते हैं इसमें पूरा पाषाण लगा हुआ है। पूरा पाषाण का मतलब होता है पुराना पत्थर। मध्य पाषाण का मतलब यानी कि मध्य का पत्थर, और नव पाषाण यानी कि नया पत्थर। पत्थर कहने का मतलब है कि हम लोग जो पहले आदि मानव का जीवन देखते हैं उसमें पत्थर का प्रयोग किया गया, इसलिए उसे पत्थर के काल से हम समझ सकते हैं। उसके बाद विकास की अवस्था में हमने धातु का प्रयोग किया, ठीक है, जो कि ताम्रपाषाण काल में अधिक प्रचलित थी। उसके बाद ये सिंधु सभ्यता में गई, उसके बाद ये वैदिक सभ्यता में गई। ताम्रपाषाण काल में हम देखते हैं कि तांबे का प्रयोग हुआ, सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कांसा का प्रयोग किया गया, और वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं लोहे का प्रयोग किया गया। पूरा पाषाण काल में हम एक शिकारी जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद हम मध्य पाषाण में जाकर के खाद्य संग्राहक बन गए। उसके बाद हम जाके नव पाषाण में बस्तियों का निर्माण करते हैं। तो ये एक हमारा सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, इसमें हमारा राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ। इसमें हम सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखते हैं कि जैसे गुफाओं में चित्रकारी, तो ये सब हमें पूरा पाषाण में मिल जाती है। इस क्लास का मतलब है कि सिर्फ हम अभी सारांश के तौर पर समझे। जब हम किसी एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे तो इसमें हम सारी चीज क्लियर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ आपको ये समझ करके चलना है कि इस डायग्राम को ही हम यहाँ अप्लाई करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बस्ती की ओर बढ़ते गए उसी बीच हमने क्या किया, तांबे का भी प्रयोग करते गया, तो हमारा ये ताम्र पाषाण काल बन गया तांबा का प्रयोग के कारण, ठीक है। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता में गए, धातु का और भी प्रयोग किए, तो इसलिए इसका क्या हो जाता है, कांस्य सभ्यता। उसके बाद वैदिक काल में आकर के हम लोगों ने लोहा का प्रयोग किया। वैदिक सभ्यता को हम देखें तो यहां से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि वैदिक सभ्यता 2 वर्गों में विभाजित थी, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। इनका कालक्रम आपको ज्ञात ही होगा। ऋग्वेद का जो काल है 1500 से आपका 1000, और उत्तर वैदिक का काल जो है वो 1000 से 600 का है। ये 600 का जो है काल, इसमें काफी कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन सबसे पहले हम ऋग्वेद काल से समझते हैं कि हमारा जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ वो कैसे हुआ। ऋग्वेद में सबसे पहले कबीला का निर्माण किया गया, ठीक है। कबीला का एक राजा होता था, वो राजा अपने क्षेत्र पर शासन करते गया। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये कबीला का विस्तार होते गया, जो जा करके एक प्रदेश बना, जिसे हम जनपद भी कह सकते हैं, और वहां का एक राजा हुआ।
यही जनपद आगे जा करके हमारा बन जाता है महाजनपद, जिसमें हम देखते हैं 16 महाजनपद है, जिसमें सबसे प्रमुख हमारा क्या निकलता है, मगध, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ। इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं कि जहां महाजनपद और नगर, उसमें प्रमुख हुए हमारे मगध। मगध के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें शासक हुए हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश। नंदवंश का जो हमारा अंतिम शासक था धनानंद, उसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे हमें अच्छे से समझना चाहिए। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य शासन तो बनाया गया, लेकिन इस बीच हम ये भी देखेंगे कि यहाँ एक हमारा पहला मान करके चलते हैं कि विदेशी आक्रमण भी हुआ। विदेशी आक्रमण में हम देखते हैं ईरानी द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया, उसके बाद यूनानी। इसी यूनानी में हम पढ़ते हैं सिकंदर के बारे में, जो कहते हैं हम धनानंद का समकालीन सिकंदर था। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, 323 ईसा पूर्व। तो इसे तो हम आगे समझेंगे, लेकिन सिर्फ अभी हम एक क्रम को समझते हैं कि ये जो मगध से निकला सम्राट, जो मगध से निकले शासक हुए, उन पर शासन होता गया और वे शासन को आगे बढ़ाते गए। इसी बीच में इतिहास में हम एक चीज और देखते हैं, इतिहास की एक सबसे प्रमुख विशेषता है, इसमें एक राजा को मारा गया और दूसरा राजा उसके स्थान पर स्थापित हुआ। तो यहां से हम यही समझेंगे कि धनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य बनाया गया, जिसे हम मौर्य काल भी कहते हैं। इसमें प्रमुखता हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर अशोक, और इसके अंतिम शासक से हम समझते हैं वीरदत्त। वीरदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की नींव रखी। शुंग वंश को हम मौर्योत्तर काल से समझ सकते हैं। मौर्योत्तर काल में हम शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश को रखते हैं। सातवाहन वंश के बारे में हम समझते हैं, सातवाहन वंश प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक शासन करने वाला साम्राज्य रहा, और इसमें हम ये देखते हैं कि अभी तक ये जितना भी घटना होते आ रही थी, वे सब घटना ईसा पूर्व थी, और सातवाहन काल का जो घटनाक्रम है वे 30 ईसा पूर्व से 250 ईसवी तक था। ईसा पूर्व और ईसवी का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम यहां समझ सकते हैं, ये जीरो हुआ। ईसा पूर्व की घटना ये पीछे के क्रम से आती है और ईसवी की घटना आगे से जाती है, यानी कि यहाँ जो घटना हुआ है वो जीरो के बाद 1, 2, 3 करते हुए हमारा 1947 तक जाता है, जिसे हम ईसवी कहते हैं, और इससे पीछे जितना भी घटना आई है उसे हम ईसा पूर्व कहते आए हैं। ठीक है, तो सातवाहन काल हमारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक शासन हुआ, और यहां से हम देखते हैं ईसा पूर्व और ईसवी की एक धारणा निकलती है। सातवाहन काल, कन्नव काल और शुंग काल, इसी बीच में हम ये देखेंगे कि उस समय भारत में विदेशी आक्रमण भी हुआ, जिसमें हम देखते हैं इंडो ग्रीक को, जिसे हम यूनानी कहते हैं, उसके बाद हम देखते हैं शक को, उसके बाद हम देखते हैं पार्थियन, फिर कुषाण। इसी शक के बारे में हम रुद्रदामन के बारे में पढ़ते हैं, और कुषाण में हम कनिष्ठ के बारे में पढ़ते हैं। ये सब चीजें हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ हम एक क्लास का क्रम समझते हुए आगे चलते हैं। कुषाण के जो सामंत थे वे गुप्त थे। जब कुषाणों का पतन हुआ उसके बाद गुप्त शासक स्वतंत्र हुए और उन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी, जिसका श्रेय श्रीगुप्त को जाता है। गुप्त काल में हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिसने गुप्त सामंत की शुरुआत की, समुद्रगुप्त,
जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्होंने शकों को पराजित किया, उसके बाद कुमारगुप्त सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए, स्कंदगुप्त जिसने हुनों को पराजित किया, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब गुप्तों का पतन हुआ तो फिर नए राज्यों का, नए शासकों का उदय हुआ, जिसे हम गुप्तोत्तर काल कहते हैं। इस काल में हम देखेंगे कि गुप्तों के पतन के बाद जिन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ उनमें हम प्रमुखता देखते हैं कन्नौज, बंगाल और थानेश्वर। बंगाल में गौड़ वंश का शासक था जिसमें हम शशांक को देखते हैं। थानेश्वर में वर्धन वंश जिसमें हम हर्ष को देखते हैं। हर्ष का जो काल हुआ 606 से 647, यानी कि हम कह सकते हैं कि गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में जिसने शासन किया उसमें प्रमुखता हर्ष थे, और हर्ष के मृत्यु के बाद अराजकता की स्थिति पैदा हुई, जिसे निपटने में कई क्षेत्रीय शासकों का संघर्ष होता रहा। इस बीच में हम यहाँ ये भी देखेंगे कि ये जो कन्नौज का क्षेत्र है इसे हम आगे देखते हैं। इसी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ, जिसमें हमारा पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल रहे। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट को समझने से पहले और पूर्व मध्यकाल में प्रवेश करने से पहले हम ये देखेंगे कि विश्व में ऐसी क्या घटना रही जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल का द्वार खोला। आइए समझते हैं। 7वीं सदी में हजरत मोहम्मद साहब द्वारा इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का उदय जो हम देखते हैं उसका फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रसार हुआ। वही प्रसार हमारा भारतीय क्षेत्र में दिखता है। भारत में अरबों के द्वारा इस्लाम का आगमन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं तुर्कों का आगमन, और उसके बाद हम देखते हैं मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो यहां तक तो हम देख चुके हैं कि विश्व में इस्लाम का उदय हुआ, जिसका प्रचार प्रसार हुआ, और उसका प्रसार फिर हमारे भारतीय क्षेत्र पर भी हुआ। इसलिए गुप्तोत्तर काल को हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, जिसमें हम इस्लाम के प्रसार के बारे में तो देखें ही, और इसी बीच हम भारतीय क्षेत्र में देखें कि ये जो हमारे त्रिपक्षीय संघर्ष हुए और हर्ष का शासन, इन्हीं सब से हम मध्यकाल को अच्छे से समझ सकते हैं। जब यहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उस समय इस्लाम द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं भारत में अरबों के द्वारा इस्लाम का आगमन हुआ। इसी को हम पढ़ते हैं कासिम का 711 ईस्वी में सिंध पर विजय। राज्य स्थापना का उनका कोई श्रेय नहीं जाता है। साम्राज्य स्थापना करने में तुर्कों को श्रेय जाता है, जिसमें हम मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ते हैं। गजनी जो कि अफगान के गजनी प्रदेश का शासक था, उन्होंने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, और उसके बाद उसी का एक शासक गौरी हुआ, वो भी गजनी प्रदेश का ही शासक हुआ, जो कि भारत में पंजाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार रखना चाहता था। इस कारण से उसने भी 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया। इसी गौरी के आक्रमण को हम राजपूत शासन के शासक चौहान वंश में देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान का 1191 का तराइन का युद्ध। तो यहां हम ये समझेंगे कि ये जो पृथ्वीराज चौहान वंश है, ये हमारा पूर्व मध्यकाल में प्रतिहार वंश में ही शामिल है।
और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये पूर्व मध्यकाल का जो समय था, उस समय अरबों ने जो आक्रमण किया, उस बीच इन भारतीय शासकों ने 700 से लेकर के 1000 ईस्वी तक भारतीय क्षेत्र को सुरक्षित रखा। यहाँ यदि हम तुर्कों के बारे में समझे तो तुर्क चीन क्षेत्र के लड़ाकू थे, जो कि समांसी वंश के शासकों के द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार किए। समांसी वंश के शासनकाल में अल्पतगीन एक दास था। उसका दास हुआ सुबुत्तगीन और सुबुत्तगीन का पुत्र हुआ गजनवी। यही गजनी हमारा जो हम पढ़ते हैं, मोहम्मद गजनी द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण हुआ, और उसके बाद हम पढ़ते हैं गौरी, और इसी गौरी का जो गुलाम था ऐबक था, एल्दोस था और कुबाचा हुआ, जिसमें ऐबक द्वारा आगे चल करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, जिसमें हम मुख्यतः देखते हैं गुलाम वंश, ऐबक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसके बाद हम देखते हैं मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अब इस बीच में हम समझेंगे कि तुर्कों के द्वारा भारत पर आक्रमण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है कि इसका श्रेय किसे जाता है। तो इसका श्रेय हमें गौरी को दिया जाता है कि गौरी के द्वारा ही भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी गई, और उसके बाद उसके गुलाम ऐबक द्वारा इसे बढ़ाया गया, और जिसे हम दिल्ली सल्तनत में अच्छे से समझेंगे। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत को समझने से पहले हम फिर से एक बार सारी चीज़ों को समझते हैं कि अभी तक जो हमने प्राचीन काल से लेकर के पूर्व मध्यकाल में प्रवेश किया, और इसके बाद जो हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, उसका हम एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि प्राचीन काल में अभी तक हमने भारत में एक क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उत्तर भारत को प्रमुखता दी। इसी में हमने देखा हमारे मौर्य वंश और गुप्त वंश, दोनों का हमने देखा कि दोनों के पतन के बाद नए राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें हम प्रमुखता गुप्तों को देखते हैं कि गुप्तों के पतन के बाद जिन राजवंशों का उदय हुआ, उन्होंने उत्तर भारत पर शासन किया, और उन्हीं के द्वारा धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि हम पूर्व मध्यकाल में प्रवेश करते हैं। इसलिए हमने क्या किया, गुप्तोत्तर काल को हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। ठीक है। और इसी समय हमने देखा कि विश्व में इस्लाम का उदय हुआ, जिससे प्रचार प्रसार हुआ और उनका ध्यान भारत की ओर गया, जिसमें हमने देखा अरबों के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया। उसके बाद हमने देखा तुर्कों के द्वारा, जो कि गजनी प्रदेश के थे, वे भारत पर आक्रमण किए। उसमें भी हमने देखा गजनी के बारे में और गौरी के बारे में। इसी गौरी का जो 3 गुलाम हुआ, उसमें सबसे प्रमुख हुआ ऐबक, और इसके बाद से हम दिल्ली सल्तनत की ओर प्रवेश करते हैं। तो यहां तक आप लोगों को सभी बात समझ में आ गया होगा कि प्राचीन से हम मध्यकाल में जो हमारा अब धीरे धीरे आधुनिक काल की ओर लेके जाएगा, उसे समझना कितना जरूरी था। कालक्रम का जो है, इसमें अगर कालक्रम को लेकर के कुछ छूटा होगा तो उसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ ये समझना है कि ये जो हमारा क्रम था विकास का,
जैसे हम आदि मानव से फिर महाजन पद में आए, महाजन पद से मगध साम्राज्य, मगध में से हमारा मौर्य साम्राज्य निकला, मौर्य साम्राज्य से हमारा गुप्त निकला जो प्रमुख शासन है। उसके बाद हम पूर्व मध्य काल में आए, पूर्व मध्य काल के बाद हम पूरी तरह से मध्य काल में आते हैं, जिसमें अब हम दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। तो आइए दिल्ली सल्तनत को आप समझते हैं। दिल्ली सल्तनत में अब हम शासकों के साथ दक्षिणी क्षेत्र को भी देखेंगे। अभी तक हमने उत्तर भारत का इतिहास को प्रमुखता से देखा, जिसमें हमने कई सारे शासकों को छोड़ करके चला है, जैसे कि हमने संगम काल के शासकों को छोड़ा हुआ है, और भी जितने भी शासक हुए चालुक्य, इनको हमने साइड में रखा है। हम एक क्रम समझने के लिए समझते हैं कि अभी तक का इतिहास में हम उत्तर भारत का इतिहास पढ़े, अब दिल्ली सल्तनत से हम धीरे धीरे दक्षिण की ओर प्रवेश करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ शासन हुआ और दिल्ली केंद्र बना। फिर बाद में जाकर के आधुनिक काल में ये दक्षिण भारत का ये जो क्षेत्र है यही हमारा प्रमुख होता है, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश आते हैं और ब्रिटिश का शासन होते जाता है जो कि पूरे भारत में होता है, और उसके बाद हम स्वतंत्र होते हैं। तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि गौरी के गुलाम ऐबक द्वारा गुलाम वंश की नींव, उसके बाद हम उसमें शासकों के बारे में पढ़ते हैं। उसमें फिर हम देखते हैं कि गुलाम वंश को हटाकर खिलजी वंश की स्थापना की गई, खिलजी वंश को हटा करके फिर तुगलक वंश की स्थापना की गई। तुगलक वंश में हम एक चीज और देखते हैं कि इसी समय हम देखते हैं कि दक्षिण में ब्राह्मणी समाज और विजयनगर साम्राज्य, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। इसमें हम देखते हैं ब्राह्मणी समाज का उदय कैसे हुआ, विजय साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। तो हम यहाँ ये समझेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत सारे विद्रोह हुए, उसे हम आगे की क्लास में अच्छे से समझेंगे। सिर्फ हम यहाँ समझते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विद्रोह हुआ, उसी समय ब्राह्मणी समाज का उदय हुआ और विजयनगर साम्राज्य का भी उदय हुआ, दो स्वतंत्र साम्राज्य। ब्राह्मणी साम्राज्य हमें इसलिए ज्यादा समझना जरूरी है क्योंकि इस ब्राह्मणी समाज को अगर हम समझते हैं तो इसमें हम बीजापुर को देखते हैं, अहमदनगर को देखते हैं, बरार को देखते हैं, बीदर और गोलकुंडा। गोलकुंडा अगर आपको हम बताएं तो यह अंग्रेजों का शासन में प्रमुख हो जाता है। बीजापुर और अहमदनगर को हम देखते हैं तो ये आगे जाकर के हमारा, जब हम मुगल काल में औरंगजेब के समय में और मराठा साम्राज्य को देखते हैं तो उस समय हमें इसकी जानकारी बीजापुर और अहमदनगर से प्राप्त होती है। अकबर के शासन काल में भी हम देखते हैं कि मुगलों में अकबर के द्वारा दक्षिण भारत में अभियान चलाया गया था। तो इसे हम समझेंगे बीजापुर और अहमदनगर बाद में ये जाकर के मराठों का एक प्रमुख क्षेत्र बना। तुगलक वंश में हमने यहां तक देख लिया। इसके बाद देखते हैं हम सैयद वंश का शासन, फिर देखते हैं हम लोदी वंश, जो कि अब हमारा यहाँ एक फिर से परिवर्तन का भूमिका निभाता है। लोदी वंश में हम जो देखते हैं इसमें हमारे 3 शासक होते हैं। लोदी वंश में हम बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी को देखते हैं। इब्राहिम लोदी की जो भूमिका होती है उससे हम मुगल साम्राज्य को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ हम इब्राहिम लोदी को लेते हैं कि इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट होकर उसके चाचा के द्वारा बाबर को आमंत्रित किया गया, जो कि काबुल का शासक था। बाबर यहाँ आता है और वो युद्ध करता है, और वही 1526 का हम पानीपत का पहला युद्ध देखते हैं, जिसमें इब्राहिम लोदी हारता है और बाबर जीतता है, और वो फिर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है, जिसमें हम देखते हैं उसका काल। फिर देखते हैं हम हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और औरंगजेब के काल में हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन होता है, और उसके बाद उसके जो कमजोर उत्तराधिकारी होते हैं उसके द्वारा हम धीरे धीरे फिर पूर्व आधुनिक काल को समझेंगे। यहाँ पर
हमने पहले भी आपको बताया था कि ये जो शाहजहां का काल है और औरंगजेब का काल, इसमें हम मराठा साम्राज्य को अच्छे से समझ सकते हैं। मराठा साम्राज्य को हम समझते हैं कि शाहजी भोसले, जो कि शिवाजी के पिता थे, वे पहले अहमदनगर के सेवा में थे। बाद में उन्हें शाहजहां द्वारा बीजापुर का शासक बनाया गया या फिर सेवा दिया गया। इसे हम अच्छे से अपने मराठा साम्राज्य का जो अलग से क्लास बनेगा उसमें अच्छे से समझेंगे। यहाँ आप ये समझ चुके हैं कि मध्यकाल में हमने बीच में ब्राह्मणी साम्राज्य को भी देख लिया और विजयनगर साम्राज्य को और मराठा साम्राज्य को। अब ये तो आपको अंतर पता चल गया होगा कि दिल्ली सल्तनत के बीच में कौन से और नए राजवंश हुए और मुगल साम्राज्य के बीच कौन से साम्राज्य हुए। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, कुछ साम्राज्य, कुछ शासक अभी भी इसमें छुटे हुए हैं, लेकिन उन चीजों को अभी हम ध्यान नहीं देंगे। अभी हम सिर्फ एक क्रम देख करके चल रहे हैं, तुर्क, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य के बाद हम देखेंगे आगे पूर्व आधुनिक काल को। तो पूर्व आधुनिक काल में हम क्या देखते हैं कि औरंगजेब के जो कमजोर उत्तराधिकार हुए, उनसे स्वतंत्र होकर नए क्षेत्र और शासकों का उदय हुआ, जिसमें हम देखते हैं हैदराबाद, मैसूर, अवध, बंगाल, ये प्रमुख क्षेत्रों को देखते हैं, जिससे हमें आधुनिक काल समझने में और भी आसानी होगी। हैदराबाद में हम देखेंगे निजामुल के द्वारा एक स्वतंत्र क्षेत्र बनाया गया और हैदराबाद से ही आपका ये कर्नाटक क्षेत्र भी निकला, जो कि निजाम के अधीन था। बाद में निजाम की स्वतंत्रता से कर्नाटक भी अलग हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मैसूर। मैसूर का जो हम इतिहास का बात करें तो इसका इतिहास हमारा विजयनगर से ही जाता है कि विजयनगर का साम्राज्य जो कि 1565 में तालीकोटा के युद्ध में खत्म हुआ था। उसके बाद इस पर मैसूर में वाडियार वंश का शासन हुआ। इसी वाडियार वंश में हम देखते हैं आगे चल करके इसका जो शासक बना वो हैदर अली बना और फिर हैदर अली के बाद हम देखते हैं टीपू सुल्तान को। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि टीपू सुल्तान और हैदर अली का जिक्र हमें आधुनिक काल में देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम अवध की बात करें तो ये शहादत खां के द्वारा स्थापित हुआ। बंगाल में हम देखते हैं तो बस बंगाल में मुर्शिद कुली खां, उसके बाद हम देखते हैं प्रमुखता अलीवर्दी खां, फिर जो प्रमुख शासक है जिसका हम नाम हमेशा आधुनिक काल में देखते हैं सिराजुद्दौला, जिसे हम पलासी के युद्ध के समय पढ़ते हैं। अब यहां से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारा मुगल काल है, इसी बीच में शासक निकले और अपने स्वतंत्र क्षेत्र में शासन किए और इसी बीच अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों का आगमन होता है, चाहे यूरोपियों का आगमन होता है। तो यूरोपियों का आगमन समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं विश्व के परिदृश्य को। विश्व का परिदृश्य अगर हम देखते हैं तो यूरोप में 15वीं से 16वीं सदी में पुण्य जागरण का काल हुआ। इस पुण्य जागरण के काल में क्या हुआ, इनका अत्यधिक विकास हुआ और ये भी प्रसार करने लगे। इसी बीच हम देखते हैं जहाज निर्माण की तकनीक, समुद्री मार्ग की खोज, कंपास का आविष्कार, यही सब को इन्होंने क्या किया, प्रसार में उपयोग किया। नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला कदम
पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा किया गया, जिसमें हम देखते हैं 1498 में वास्को डी गामा कालीकट होते हुए भारत में प्रवेश करता है। और फिर हम एक और देखते हैं 1492 में कोलंबस, जो कि निकला तो था भारत की खोज के लिए, लेकिन शायद उसका दिशा सूचक अच्छा से काम नहीं किया, जो इसका आविष्कार उसका सफल नहीं हो पाया या किसी कारण से वो भटक करके अमेरिका चला गया। तो इसलिए हम प्रमुखता किसको देख लेते हैं, भारत में जो प्रवेश किए उस समय पुर्तगाली पहले और वास्को डी गामा। अब यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं और हम आधुनिक काल में चलते हैं। आधुनिक काल में हम देखते हैं यूरोपियों का आगमन, जिसमें हम देखते हैं यूरोपियों का जो व्यापार की जो नीति थी वो शुरू में व्यापार के लिए ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनका साम्राज्य यहाँ स्थापित हो गया, जिसमें से सभी यूरोपियों नहीं, उसमें हम एक क्रम देखते हैं कि सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाल, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, डेनिश और फ्रांस। फ्रांस जो कि है जो सबसे लास्ट में आया था, और अंग्रेज 1599 1600। हमारा जो भारतीय परिदृश्य दिखता है ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच दिखता है। इनका भी शासन खत्म, इनका भी शासन खत्म, इनका भी शासन, जो मुख्य भूमिका रही वो अंग्रेज और फ्रांस की रही, जिसे हम आगे देखते हैं। कर्नाटक के युद्ध में, इसी कर्नाटक के युद्ध में हम क्या देखते हैं, टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में, जो कि हमने पूर्व मध्यकाल में देखा था कि मैसूर में वाडियार वंश, उसके बाद हैदर अली, फिर टीपू सुल्तान। यही टीपू सुल्तान को हम कर्नाटक के युद्ध में देखते हैं, और इसी कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेजों की भारत में विजय होती है फ्रांसीसियों से, और भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होता है। और इस प्रकार से अंग्रेज फिर बंगाल, मराठा, सिख और भी क्षेत्रों से युद्ध करते हुए अपना साम्राज्य स्थापित करती है, जिसमें सबसे प्रमुख हम देख लेते हैं बंगाल के बारे में, जहां से हमारा कहानी शुरू होता है। बंगाल का जो कहानी होता है हमारा 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि भारतीय 1757 का जो युद्ध हुआ, उसके बाद हम देखते हैं 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, वो एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें इलाहाबाद की संधि हुई और भारत का जो क्षेत्र है पूर्ण रूप से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। क्योंकि अंग्रेज पहले व्यापार की मंशा से आए थे, उनका मंशा बढ़ता गया और उसके बाद उन्होंने साम्राज्य स्थापना की नीति का अनुसरण किया। इसी प्रकार देखते हैं कि बक्सर का युद्ध हमारा निर्णायक रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार होता है, तो विस्तार के लिए उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, एक द्वैत शासन, हम पढ़ेंगे आगे, सहायक संधि, हड़प नीति, और इसी प्रकार उन्होंने अपना फैलाव करते गया और भारत पर अपना कब्जा जमाते गए। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने हमारा आर्थिक शोषण किया, जिसमें हम देखते हैं वाणिज्य को लेकर के, जिसमें हमारा उद्योग धंधा काफी चौपट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं औद्योगिक नीति, ठीक है, जिसमें हमारा रेल का विकास हम देख लेते हैं, वो भी हमारे लिए नहीं था, उनका अपना व्यापार का फायदा के लिए था। वित्तीय में हम देख लेते हैं भू राजस्व प्रणाली, किस प्रकार से किसानों का शोषण किया गया, और भी प्रमुख घटना, सब चीज हम आगे क्लास में करेंगे, सिर्फ यहाँ हम समझते हुए चलते हैं। अब जो अंग्रेज यहाँ आए और उनका जो व्यापार बढ़ता गया और धीरे धीरे उनका साम्राज्य भी फैलता गया, तो उससे जाहिर सी बात है भाई, भारतीयों में तो असंतोष होगा ही ना। हड़प नीति आप जैसे देख लीजिए, सहायक संधि देख लीजिए, द्वैत शासन के कारण
कठपुतली बनाया गया, वाणिज्य हमारा प्रभावित हुआ, उद्योग, वित्त, सभी चीज से हमारा शोषण होते आया। तो इससे क्या हुआ कि एक विद्रोह की भावना तो जग ही रही थी। इसका श्री गणेश हुआ हमारा 1857 के विद्रोह में, जो कि हम भारतीयों का गुस्सा अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह से निकला और फिर हमारे अंदर में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागी कि अब हमें इन अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहिए और हक भी चाहिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, यदि आप इतिहास में आधुनिक भारत को अच्छे से समझते हैं तो आपको राज्य व्यवस्था समझने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि राज्य व्यवस्था का पूरा जो पाठ है वो आधुनिक भारत से ही निकल करके गया है कि किस प्रकार ब्रिटिश ने नीति बनाई और हमने उसका कैसे विरोध किया और अपना हक उनसे मांगा। यही चीज हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम क्लास को आगे समझते हुए चलते हैं। इसी बीच जब हमने देखा कि 1857 का जो हमारा विद्रोह हुआ और राष्ट्रीय चेतना जागी, तो हमारे जो भारतीय लोगों द्वारा क्या हुआ, कई आंदोलन चलाए गए, जिसमें हम देख लेते हैं ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया और भी अन्य जितने भी महत्वपूर्ण हुए, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, दलित, सभी तरह के आंदोलन हुए, सुधार आंदोलन। उसके बाद राष्ट्रीय चेतना के लिए राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया, जो कि हमें बंगाल में देखने को मिला, मद्रास में मिला और बंबई में मिला, जिसके बारे में हम एग्जाम में पढ़ते रहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना यहाँ हुआ, मद्रास सभा का ये हुआ। ये सब चीज हम आगे सब समझेंगे आगे। उसके बाद जब ये राजनीतिक संस्था स्थापित हो चुकी, उसमें सबसे प्रमुख हमारा फिर एक हो गया 1885 में कांग्रेस की स्थापना। अब यहां से जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है उसका रूपरेखा ही पूरा बदल चुका। अब हम पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति प्रेरित हो गए। अब हम यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन को समझेंगे कि 1885 से लेके 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति तक हमारे कई प्रमुख आंदोलन हुए, जिसमें हम देखते हैं कि उदारवादी चरण हुए, उग्रवादी विचारधारा के चरण और गांधीवादी विचारधारा के चरण हुए। अब इसी में हम अपने घटना को सबको शामिल कर लेते हैं और अंत में हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो जाते हैं। अब इस घटना के बारे में, आधुनिक काल के बारे में, चाहे मध्यकाल चाहे प्राचीन काल के बारे में, हम अपनी जो एक विशेष कक्षा हर एक टॉपिक पर होगी उसमें समझेंगे। और मैं ये कहूंगा कि मैं अंततः एक बार फिर से पूरा सारांश निकाल करके आप लोगों के सामने रखता हूं। प्राचीन काल में हमने देखा हमारा सभ्यता का विकास, यानी कि मानव सभ्यता का विकास। उसके बाद हमने मध्यकाल में देखा साम्राज्य और शासक। आधुनिक काल में हमने देखा शोषण और फिर स्वतंत्रता। यानी कि हम इस पूरे क्लास, इसका जो निचोड़ हुआ कि यह मानव सभ्यता का विकास से साम्राज्य विस्तार तक रहा और अंत में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये पहुंच सके और उन्हें भी ये जो हिस्ट्री का समझ है वो अच्छे से विकसित हो सके। और इसी तरह फिर मैं हर एक टॉपिक पर एक एक क्लास लेते जाऊंगा और आपको हर चीज क्लियर करते जाऊंगा। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।